नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। सरकार ने अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए एक बड़ा राहत पैकेज लाने की योजना बनाई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये राहत पैकेज 22.5 अरब रुपए का हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस पैकेज के तहत प्रभावित एक्सपोर्टर्स को बिना किसी गारंटी के रियायती ब्याज दरों पर कर्ज दे सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राहत पैकेज की इस योजना को कैबिनेट इस सप्ताह या आने वाले दिनों में मंजूरी दे सकती है। इस पैकेज के लिए आर्थिक प्रबंध फरवरी में आए 2025-26 के बजट में निर्यात प्रोत्साहन के लिए पहले से आवंटित फंड से किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला चरण नवंबर तक फाइनल हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों ही पक्ष अब तक की प्रगति से संतुष्ट हैं। गोयल ने कहा कि इस ट्रेड डील का पहला चरण नवंबर तक पूरा हो सकता है और मार्च से ही इस विषय पर बहुत अच्छे माहौल में गंभीरता से चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रगति से दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। अक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 सत्र में देश का चीनी उत्पादन 3.49 करोड़ टन पहुंच सकता है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता संघ ने कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में गन्ने की बेहतर गुणवत्ता चीनी उत्पादन में मामूली वृद्धि को समर्थन दे रही है। हालांकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मामूली गिरावट से वृद्धि पर असर पड़ सकता है। इस्मा ने कहा कि 2025-26 के शुगर सेशन के लिए 3.49 करोड़ टन उत्पादन की संभावना जुलाई 2025 के अनुमान के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद उत्पादन अपेक्षाओं में स्टेबिलिटी का संकेत देता है। इंडस्ट्री अक्टूबर 2025 में फसल की स्थिति का दोबारा से मूल्यांकन करेगी और अक्टूबर या नवंबर में अपना पहला अग्रिम अनुमान जारी करेगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बारे में इस्मा ने कहा कि फेवरेबल मानसून, प्रमुख क्षेत्रों में अगस्त में हुई अच्छी बारिश और जलाशयों के अच्छे स्तर के साथ अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ी है। सरकार ने 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति भी दी है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने बहरीन, चीन और थाईलैंड से इलेक्ट्रिकल सहित विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लास फाइबर के आयात पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग फीस लगाने की सिफारिश की है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि संबंधित उत्पाद को भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया, जिससे डंपिंग हुई। सिफारिश किया गया शुल्क $194 से लेकर $394 प्रति टन के बीच है। डीजीटीआर ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि सस्ते इंपोर्ट से घरेलू कंपनियों को नुकसान हो रहा है। उन्हें इससे बचाने के लिए चीन, बहरीन और थाईलैंड से इस प्रोडक्ट के आयात पर एंटी डंपिंग फीस लगाने की सिफारिश की है। हालांकि आखिरी फैसला फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने एरोस्पेस, डिफेंस और मोबिलिटी के लिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में वैश्विक स्तर पर जाना माना नाम इंद्रा के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग के जरिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहला 3D ASR लांजा N सफलतापूर्वक वितरित और चालू किया गया। इसके साथ टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स अगली पीढ़ी के नौसैनिक निगरानी रडार सिस्टम बनाने और एकीकृत करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और एडीबी ने $126 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का उद्देश्य बेहतर पर्यटन, उन्नत बुनियादी ढांचे, उन्नत स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के साथ ही 87,000 से ज्यादा लोगों और 2.7 मिलियन टूरिस्ट्स को लाभान्वित करना है। ये परियोजना टिहरी गढ़वाल जिले पर केंद्रित है, जो उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जलवायु संवेदनशील इलाका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और देश इंक्लूसिव, सतत और मजबूत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। फिक्की लीड्स 2025 में गोयल ने कहा कि भारत की विकास गाथा
तीन स्तंभों पर आधारित है: मजबूती, इंक्लूसिवनेस और एक्टिव लीडरशिप। भारत ने हमेशा संकट को अवसर में बदला है, चाहे Y2K की चुनौती रही हो, वैश्विक वित्तीय संकट हो या कोविड-19 महामारी। भारत ने हमेशा मजबूती दिखाई। कोविड-19 के समय भारत ने 2.5 अरब वैक्सीन लगाई, किसी नागरिक को भूख से नहीं मरने दिया और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। लंबे समय से अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे भारतीय आईटी सेक्टर के लिए अमेरिका का 25% टैरिफ का प्रस्तावित आउटसोर्सिंग टैक्स बड़ा खतरा बन सकता है। अगर ये प्रस्ताव लागू हुआ तो अमेरिकी कंपनियों को अपनी आउटसोर्सिंग रणनीति का सावधानी से फिर से आकलन करना होगा, क्योंकि उत्पाद शुल्क, राज्य और लोकल टैक्सेस के संयुक्त प्रभाव से विदेशी श्रम और सर्विसेज को शामिल करने की लागत में बढ़ोतरी हो जाएगी। कर और उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रस्ताव से आउटसोर्स करने वाली अमेरिकन कंपनीज पर टैक्स का बोझ 60% तक बढ़ सकता है। इससे दुनिया के सबसे बड़े आउटसोर्सिंग बाजार की दिग्गज कंपनियां आईटी सेवाओं को खरीदने के तरीकों में बदलाव ला सकती हैं। इसका असर 283 अरब डॉलर के भारतीय आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है। इंडियन आईटी कंपनीज 30 साल से भी ज्यादा समय से बड़ी अमेरिकन कंपनीज को सॉफ्टवेयर सेवाएं निर्यात कर रही है। मथुरा रिफाइनरी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की बैकबोन के रूप में काम कर रही है। 8 MMPA की क्षमता वाली रिफाइनरी में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और एविएशन टरबाइन फ्यूल और दूसरे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि VS5 ग्रेड ईंधन का उत्पादन करने वाली देश की पहली इस रिफाइनरी से जुड़ी प्रमुख पाइपलाइंस ऊर्जा के इस चक्र को गति देती हैं। इसके अलावा रिफाइनरी के परिसर में एक मिनी बर्ड सेंचुरी भी है और एक इको पार्क बनाया गया है, जहां 100 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां और 45 तरह के पौधे हैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मथुरा रिफाइनरी शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में समाज की मदद कर रही है। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के संकल्प को हमारी ऊर्जा इकाइयां शक्ति दे रही है, संकल्प से सिद्धि की ओर ले जा रही है। इसी कड़ी में मथुरा रिफाइनरी भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ के रूप में काम कर रही है। मथुरा रिफाइनरी BS6 ग्रेड ईंधन का उत्पादन करने वाली देश की पहली रिफाइनरी है और 1 अप्रैल 2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली को BS6 ईंधन की आपूर्ति कर रही है। रिफाइनरी से जुड़ी प्रमुख पाइपलाइनें ऊर्जा के इस चक्र को गति देती है। ये देश की प्रमुख रिफाइनरी है जो 100% सीवेज ट्रीटेड वाटर का उपयोग करती है। मथुरा रिफाइनरी ने पानी की खपत को न्यूनतम करने के लिए कई उपायों को लागू किया है, जैसे कि रिफाइनरी संचालन के भीतर पानी का रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग। इस प्रकार से औद्योगिक ताजे जल की खपत में 50% की कमी आई। रिफाइनरी परिसर में बना इको पार्क आज एक मिनी बर्ड सैंक्चुरी है, जहां 100 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और 45 किस्म के पेड़ पौधे हैं। ऊर्जा देने के साथ ये रिफाइनरी CSR के जरिए समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। रोजगार की दृष्टि से ये कई स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करती है। सचमुच मथुरा रिफाइनरी ऊर्जा के क्षेत्र का एक आधुनिक तीर्थ है जो आत्मनिर्भर भारत की यात्रा को गति दे रही है। जीएसटी दरों में कटौती के कारण प्रोडक्ट्स के दाम घटने और त्योहारी समय के कारण मांग और बैंकों के कर्ज वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रोथस्चाइल्ड एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अध्यक्ष और सलाहकार नैना लाल किदवई ने कहा कि देश में पिछले साल की तुलना में बैंक लोन में वृद्धि थोड़ी सुस्त रही है। इसकी प्रमुख वजह कमजोर पूंजीगत खर्च और सुस्त मांग है। किदवई ने कहा कि पूंजीगत खर्च और मांग में कमजोरी इस बात का संकेत है कि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कारोबारी काफी सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और कंज्यूमर एक्टिविटीज में कमी आई है। हालांकि आगामी त्योहारों के समय की मांग और जीएसटी के नवीनतम सुधारों से उपभोक्ता धारणा में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जब बाजार में कंज्यूमर डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगा तो खाली पड़ी कैपेसिटीज का भी उपयोग होगा। इससे कंपनियां ज्यादा खर्च करने लगेंगी। आरबीआई के मुताबिक 2024-25 में बैंकों की कर्ज वृद्धि की रफ्तार घटकर 12.1% रह गई। 2023-24 में बैंक कर्ज में 16.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
इन्फोसिस के बोर्ड ने कंपनी के अब तक के सबसे बड़े 18,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कंपनी 5 रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले 10 करोड़ इक्विटी शेयर 1800 रुपए के भाव पर खरीदेगी, जो कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 2.41% है। इंडियन रियल एस्टेट क्षेत्र ने पिछले 15 साल में करीब 80 अरब डॉलर का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हासिल किया। इसमें विदेशी निवेशकों का योगदान 57% है। रियलिटी क्षेत्र की शीर्ष संस्था क्रेडाई और सलाहकार कोलियर्स इंडिया ने एक ज्वाइंट रिपोर्ट में ये जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि पिछले 15 सालों में भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। कोविड महामारी के बावजूद घरेलू पूंजी की हिस्सेदारी भी बढ़ गई। रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का आकार 2047 तक 5 से 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। क्रेडाई के अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि 2047 तक भारतीय रियल एस्टेट को सिर्फ वर्ग फुट या परिसंपत्ति मूल्य में नहीं नापा जाएगा, बल्कि ये लाखों नागरिकों के लिए हमारी ओर से बनाए गए जीवन की गुणवत्ता से डिफाइन होगा। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र शहरी भविष्य की कल्पना करने के लिए अद्वितीय स्थिति में है। कोलियर्स इंडिया के सीईओ बादल याग्निक ने कहा कि भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कैटलिस्ट बना रहेगा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से मुआवजा सेस यानी कंपनसेशन सेस के मुद्दे पर स्पष्टता लाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इसका बोझ डीलर्स पर नहीं पड़ना चाहिए, जो केवल सप्लाई चेन का हिस्सा है। एफएडीए के अध्यक्ष CS विघ्नेश्वर ने कहा कि ऑटो मैन्युफैक्चरर और एफएडीए दोनों जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विघ्नेश्वर ने बताया कि फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मुआवजा सेस को लेकर है। उन्होंने कहा कि हम पिछले एक हफ्ते से सरकार और अलग अलग विभागों से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। असल में ये मुआवजा सेस ही अंतिम कंज्यूमर द्वारा चुकाया जाना था और यही अब मुख्य अड़चन बन गया है। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे Let's Mic More Than Radio. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।